हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल बात किए थे क्लास 12 का चैप्टर 3 में, यानी कि मानव में जनन में पुरुष जनन तंत्र को ख़त्म कर लिए थे। यानी कि जो ये फर्स्ट टॉपिक है ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आज क्या पढ़ाएंगे, आज क्या बताएंगे? तो आज दूसरा टॉपिक बताएंगे, यानी कि स्त्री जनन तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जिस तरह से हमने पुरुष में देखा कि कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसी तरह से आज हम लोग देखने वाले हैं फीमेल में। किसमें? फीमेल में, यानी कि स्त्री में। स्त्री में जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं, ये सब देखेंगे। तो पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं, इसमें कौन कौन से अंग यानी कि कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। पहले ये बता दें कि ये मौजूद कहाँ होता है, तो ये भी श्रोणि क्षेत्र में ही होता है। जिस तरह से मेल वाला जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था कहाँ प्रेजेंट था? श्रोणि क्षेत्र में, यानी कि श्रोणि क्षेत्र बताया था ना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहाँ होता है? श्रोणि क्षेत्र में। उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी श्रोणि क्षेत्र में मौजूद होता है। तो इसके बात करते हैं अभी इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा एक जोड़ी फिलोपियन ट्यूब। कितना? एक जोड़ी फिलोपियन ट्यूब। एक आ जाएगा गर्भाशय गुहा यानी कि यूटेरस कैविटी, और एक आ जाएगा गर्भाशय ग्रीवा, फिर और एक आ जाएगा योनि, और एक जोड़ा अंडाशय। ये सभी मिलकर, ये सभी अंग मिलकर बनाता है क्या? एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो भी किसका? फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि स्त्री जनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में मौजूद होता है। जिस तरह से क्या था, पुरुष वाला था वो भी श्रोणि क्षेत्र में था, तो स्त्री जनन तंत्र भी कहाँ होगा? श्रोणि क्षेत्र में मौजूद होगा। ठीक, और ये सब जो बात की है कि क्या कितना कितना होता है, एक जोड़ी फिलोपियन ट्यूब होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और ये क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा होता है, यानी कि यूटेरस कैविटी, यूट्रस। एक जोड़ी अंडाशय आ जाता है, एक गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स हो जाएगा, और एक योनि यानी कि वेजाइना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ये सभी ऑर्गन, ये सभी अंग आते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनन तंत्र के सभी अंग। क्या? जनन तंत्र के सभी अंग, जो भी सभी अंग बताए थे कौन कौन से? एक हो गया फिलोपियन नलिका, अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, गर्भाशय गुहा, जो भी बताया। फीमेल रिप्रोडक्टिव का सारा अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव का सारा अंग एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ, स्तन ग्रंथि मैमरी ग्लैंड, क्या? मैमरी ग्लैंड, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ जुड़ा होता है। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या होता है? जुड़ा होता है। जिसके फलस्वरूप क्या होगा? जिसके फलस्वरूप क्या होगा? इसमें क्या देखने को मिलेगा? ये सब जुड़ा होगा, उसके फलस्वरूप क्या देखने को मिलेगा? ओव्यूलेशन होगा, अंडा निकलेगा, इससे अंडाशय से अंडा निकलेगा, उसी को तो बोलते हैं ओव्यूलेशन। उसके बाद जब ओव्यूलेशन होगी तो किस में होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा, यानी कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा, प्रेगनेंसी और डेवलपमेंट एम्ब्रायो भी हो जाएगा। ठीक है, और लास्टली क्या हो जाएगा? लैक्टेशन और पार्चुरेशन भी हो जाएगा। तो ये सब क्रियाएं होती है। वहीं पर लिखे हैं कि जनन तंत्र के सभी अंग एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों द्वारा जुड़ा होता है, और क्या होता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से। उसके फलस्वरूप क्या होता है? इन सभी प्रतिक्रियाओं को सहायता मिलती है। किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल को, फर्टिलाइजेशन निषेचन को, इम्प्लांटेशन को, अंतरोपण को, प्रेगनेंसी को, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को, लैक्टेशनल को, पार्चुरेशन को, इन सबों को क्या होता है? इन सभी प्रतिक्रियाओं को क्या होती है? सहायता मिलती है। ये सब जो क्रिया होती है उसको सहायता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो भी ऑर्गन होते हैं, जो भी अंग होते हैं, क्या है उसका स्ट्रक्चर, क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव कार्ड, उसका अनुप्रस्थ काट क्या है? तो ये है, देखो ये फोटो हमने कितना अच्छा से ड्रॉ किया है। थोड़ा टाइम लगा लेकिन अच्छे से हमने समझाने का कोशिश किया, अलग अलग कलर से ये बताने का, दर्शाने का कोशिश किया है। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं
ये पहले ये बात करते हैं कि ये जो ये है लंबी नली है, इसको बोलते हैं फिलोपियन नलिका। क्या बोलते हैं? फिलोपियन नलिका। इंग्लिश में फिलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हैं फिलिपियन नलिका। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद बोले कि एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय होता है। ठीक है। अब ये फिलोपियन नलिका जो है, एक जगह पर सकरा होता है। क्या सकरा? मतलब संकीर्ण पथ होता है, सकरा पथ होता है, सकरा रास्ता। मतलब दिख रहा, लग रहा है कि बहुत ही छोटा रास्ता है। इसको बोलते हैं इस्थैमस। क्या? इस्थैमस, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसके बाद क्या होगा? ये आगे जाकर एक फूला हुआ भाग में बदलेगा, मतलब ये आगे जाके फूल जाएगा। ठीक है। तो उसको बोल देते हैं एम्पुला। उसको क्या बोल देंगे? एम्पुला, यानी कि तुम्बिका। और ये आगे एक कुप्पी नुमा आकृति, जिसको कहते हैं कीपक। क्या? कीपक, इनफंडिबुलम में जाके खुलता है। ये जो इस तरीके से है, इसको बोलते हैं क्या? कीपक। इसको कीप नुमा आकृति भी बोलते हैं। कीप नुमा आकृति क्या होता है? जो तेल ढालने वाला होता है ना, कीप, इस तरह से, इससे जो तेल गिरता है, कीप होता है ना, इस तरीके से, वही है यहाँ पर कीपक। उसी को क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। ठीक। और इसके आगे क्या होगा? झलरी होगा, बहुत सारा झलरी मौजूद होगा। झलरी क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब उंगली नुमा आकृति को, कीपक में जो लगा होता है उंगली नुमा आकृति, उसे क्या कह देंगे? झलरी कह देंगे। उसको इंग्लिश में बोलते हैं फिमरिया। क्या? फिमरिया। तो नहीं लग रहा कि उंगली नुमा आकृति द्वारा ये जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं फिमरिया, यानी कि झलरी। ठीक है। फिर बात करते हैं, ये हो गया क्या? ये पूरा जो हो गया, ये क्या हो जाएगा? गर्भाशय होगा। इसी को तो बोले रहते हैं गर्भाशय, यानी कि यूटेरियन या यूट्रस कैविटी या यूटेरियन कैविटी। ठीक है, गर्भाशय गुहा। और ये जो ऊपरी वाले भाग है, इसको बोल देते हैं गर्भाशय फंडस, यूटेरियन फंडस। ठीक है। और ये आगे जाकर यहाँ पर ये वाला भाग जो, इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा, यानी कि सर्विक्स। इसको बोल देते हैं, ये जो अंदर में है, इसको बोल देते हैं गर्भाम। क्या बोल देते हैं? गर्भाशय नाल, सर्विक्स के नाल। और ये जो पतली वाली नली दिख रही है, इसको बोलते हैं योनि, यानी कि वेजाइना। ये तो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन होता है। ठीक है, बाह्य जनन इंद्रिय जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको भी आगे बताएंगे डिटेल्स। और ये जो पूरा स्त्री जनन तंत्र है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये ऑर्गन है, ये 3 पेशियों से घिरा होता है। क्या? 3 सतहों से घिरा होता है। कौन कौन? एक हो जाएगा परिगर्भाशय। क्या? परिगर्भाशय। पहला हो जाएगा परिगर्भाशय। परिगर्भाशय कहाँ होगा? ऊपर में मौजूद होगा। ये जो पूरा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, पूरा गर्भाशय जो है, उसकी ऊपरी दीवार, क्या? गर्भाशय की ऊपरी दीवार को क्या बोल देंगे? परिगर्भाशय। इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या? पेरीमेट्रियम। फिर उसके बाद क्या होगा? इसकी मध्य सतह को, गर्भाशय की मध्य सतह को बोल देते हैं गर्भाशय पेरीस्तर, यानी कि मायोमेट्रियम। गर्भाशय पेशी स्तर, यानी कि मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाला सतह होगा, उसको गर्भाशय अंतःस्तर बोल देंगे, यानी कि इंडोमेट्रियम। क्या? इंडोमेट्रियम। तो जो बाहर वाला सतह है, उसको पेरीमेट्रियम, जो बीच वाला सतह है, उसको मायोमेट्रियम, और जो अंदर वाला सतह है, उसको इंडोमेट्रियम। ठीक है। और ये जो बीच वाला सतह होता है, मायोमेट्रियम, ये क्या होता है? बहुत ही मोटी परत होती है। क्या? बहुत ही मोटी और चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स का बना होता है। ये जो है मायोमेट्रियम, बहुत ही मोटा परत होता है इसका। और कौन से मसल का बना होगा? बहुत ही स्मूथ मसल का होगा। ठीक है। और ये जो है परिगर्भाशय, गर्भाशय की ऊपरी दीवार, परिगर्भाशय, ये हो जाएगा पतली झिल्ली, ये उतना मोटा नहीं होता है। ठीक है। तो ये था स्त्री जनन तंत्र के पार्ट था। उसके बाद बताते हैं एक बात और, ये जो अंडाशय है कितना होता है? एक जोड़ी होता है। सबको लिख भी लेना है। ठीक है। से अंडाशय एक जोड़ी होता है, फिलोपियन ट्यूब एक जोड़ी होता है, गर्भाशय ग्रीवा एक होता है, गर्भाशय गुहा एक होता है, योनि भी एक होता है। ये सब मिलकर, ये सारा अंग मिलकर ही स्त्री जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो बोले थे कि इस्थेमस क्या है? बहुत ही संकीर्ण पथ है, फिलोपियन नलिका का संकीर्ण पथ। और ये जाकर आगे जाकर फूलता है, यानी कि तुम्बिका, यानी कि एम्पुला में। और ये क्या था? कीपक था, यानी कि इनफंडिबुलम। और ये तीनों को मिला को बोलते हैं क्या?
ये तीनों को जब एक साथ बोलते हैं तो इसको बोल देते हैं फिलोपियन नलिका, यानी कि फिलोपियन ट्यूब। तो जिस तरह से इधर है फिलोपियन ट्यूब, उसी तरह से इधर भी होगा, ठीक है, सेम चीज़ है दोनों तरफ। तो अंडाशय भी देखो इधर है, अंडाशय भी इधर है, दोनों मिलाकर एक जोड़ी, यानी कि यहाँ भी एक जोड़ी यहाँ भी जोड़ी, ऐसे नहीं, ये एक होता है और ये एक होता है, दोनों मिलाकर एक जोड़ी अंडाशय होता है। उसी तरह से एक फिलोपियन नलिका ये हो गया, एक फिलोपियन नलिका ये हो गया, तो इसको भी बोल देते हैं दो जोड़ी, न एक जोड़ी फिलोपियन नलिका, यानी कि दो, ठीक है। तो सबके बारे में हमने बात कर ली। इसके अंदर ये गर्भाशय होता है, यहीं पर तो क्या होता है, बच्चा पलता है, ठीक है। ये जो गर्भाशय का आकार क्या कैसा होता है, बोलेगा गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है उल्टा नाशपाती के आकार। नाशपाती जो होता है उसको उल्टा कर दो और वो जैसा दिखाई देगा, तो ये गर्भाशय भी वैसा दिखाई देगा। गर्भाशय का आकार भी वैसा ही होता है। कैसा होता है बोले तो अभी उल्टे नाशपाती के आकार के, किसके, उल्टे नाशपाती के आकार के, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसके ओवेरी के बारे में। किसके बारे में, ओवेरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ओवेरी बोले तो अंडाशय, ओवेरी बोले तो अंडाशय कितना होता है, एक जोड़ी होता है। फिर बता करते हैं क्या क्या होता है। यह स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्या, यह स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक, यानी कि स्त्री युग्मक किसे कहते हैं, अंडाणु को, अंडाणु या ओव्यूल को, यानी कि ओवा को, और कई स्टेरॉयडल हार्मोन, यानी कि अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करता है। कौन, ये अंडाशय, ये जो अंडाशय ग्रंथि है, ये जो अंडाशय है, ये क्या है, स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक है, जो स्त्री युग्मक के अंडाणु भी बनाता है और कई तरह के अंडाशयी हार्मोन भी उत्पन्न करता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। इसकी लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर, किसकी, अंडाशय की, अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं, यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से लिगामेंट के सहारे जुड़ा होता है। श्रोणि भित्ति मतलब ये तो पूरा कहाँ पाया जाएगा, श्रोणि क्षेत्र में, अभी बताए थे, ये कहाँ पाया जाएगा, श्रोणि क्षेत्र में। और ये जो अंडाशय है ये श्रोणि भित्ति और गर्भाशय की भित्ति से, किससे, श्रोणि भित्ति और गर्भाशय की भित्ति से कुछ लिगामेंट द्वारा ये जुड़ा होगा, ठीक। वही यहाँ लिखा हुआ कि यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से लिगामेंट को हिंदी बोलते हैं स्नायु। क्या, स्नायु, उसी के द्वारा जुड़ा होता है। और किससे जुड़ा होता है, तो प्रत्येक अंडाशय एक पतली इपिथेलियम ऊतक से ढका होता है। ये जो अंडाशय है ये किससे ढका होता है, प्रत्येक अंडाशय जो है एक पतली इपिथेलियम टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में उपकला ऊतक। क्या, उपकला ऊतक, उसी से वो क्या होता है, ढका होता है अंडाशय, ठीक है, पतली परत होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो ये पतले उपकला ऊतक से क्या होता है, ढका होता है, जो क्या करेगा, यह 2 क्षेत्रों में विभक्त होता है। कौन, जो ओवेरियन स्ट्रोमा, यानी कि अंडाशय पीठिका से जुड़ा होता है। ये जो था क्या, इसकी बाहरी परत कैसा थी, उपकला ऊतक का बना था, किसका, उपकला ऊतक का, उसी को तो बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। क्या, एपिथेलियम टिश्यू, इसी से यह ढका होगा। और वो किससे जुड़ा होता है ढककर, ये जुड़ा होता है ओवेरियन स्ट्रोमा से। किससे, ओवेरियन स्ट्रोमा से। उसका हिंदी बोले तो अंडाशय पीठिका से, किससे, अंडाशय पीठिका से। और ये अंडाशय पीठिका 2 क्षेत्रों में विभक्त होते हैं, आगे जाकर 2 क्षेत्रों में विभक्त होते हैं। कौन कौन, पहला हो जाएगा पेरीफेरल कॉर्टेक्स। क्या, पेरीफेरल कॉर्टेक्स। दूसरा हो जाएगा मेडुला, दूसरा मेडुला। पहला पेरीफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। पेरीफेरल कॉर्टेक्स को बोलते हैं हिंदी में परिधीय बलकुट। क्या, परिधीय बलकुट। और ये जो मेडुला है इसको बोलते हैं आंतरिक मध्यांश। ये कौन था, अंडाशय पीठिका, यानी कि ओवेरियन स्ट्रोमा 2 क्षेत्रों में विभक्त हो गया था, उसी को बताएं, ठीक है। तो ये हमारा स्त्री जनन तंत्र को पूरा भाग को देख लिए। उसके बाद इसके बाह्य जनन इंद्रिय को देखेंगे। फिर स्तन ग्रंथि भी आता है इसमें। स्तन ग्रंथि अभी तो बोले थे कि सारा ये जो सारा ऑर्गन जो होगा किससे जुड़ा होगा, एक जोड़ी स्तन ग्रंथि से जुड़ा होगा, तो स्तन ग्रंथि का भी बात करेंगे। अब हम लोग स्त्री जनन तंत्र के उस टॉपिक पर बात करेंगे जिससे कि उस टॉपिक पर बात करने से लोग शर्माते हैं, लेकिन हम तो शर्माते ही नहीं हैं क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो इस पर हम खुलकर बातें करेंगे और बताएंगे कि क्या होता है और क्या इसमें छुपाया जाता है, बहुत सारी जानकारी के साथ। तो पहले ये बता दें कि जिसके बारे में हम बातें करने वाले हैं वो उसकी ही सर्जरी की जाती है। क्या सर्जरी की जाती है शादी के पहले। और भारत में मोस्ट ऑफ 25% महिला इसको सर्जरी भी करवाती है। क्या, और 50 से 1,50,000 से लेकर 1 लाख तक का खर्चा भी लगाती है। और एक्चुअली में बताएंगे कि वो कुछ है भी नहीं, सिर्फ एक भ्रम है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसके बारे में खुलकर आप बात करेंगे। तो बात करते हैं, जब किसी लड़के की शादी होता है, क्या जब किसी की लड़की की शादी होता है तो उसके पहले क्या होता है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। तैयारी में से क्या हो गया, जैसे ज्वेलरी हो गया, मेकअप हो गया और सर्जरी। तो सर्जरी क्या होता है, वही कौन सी सर्जरी, कैसी सर्जरी, तो ये बताते हैं कि वैसी सर्जरी होगा, यानी कि वर्जिनिटी को सर्जरी करने के लिए। किसको, वर्जिनिटी को रिपेयर करने की सर्जरी, वर्जिनिटी को रिपेयर करने की सर्जरी। इसको इतना आवाज़ में भी नहीं बोला जाता, इसको कैसे बोला जाता बताएं, वर्जिनिटी को रिपेयर करने की सर्जरी। इस पर लोग खुलकर बातें नहीं करते हैं, शर्माया जाते हैं, ठीक है। तो हम तो शर्माते नहीं, ठीक है। इस दबी हुई बातों में इसके साथ बात किया जाता है, क्योंकि इस टॉपिक पर बात खुलकर नहीं किया जाता है। इसलिए एक से एक अजीब अजीब घटनाओं के बारे में सुन लेती है और उस पर भ्रम के अनुसार अपना काम करवाती है या सर्जरी करवा लेती है, ठीक है। जैसे लड़की यदि वर्जिनिटी होगी, लड़की यदि वर्जिनिटी होगी तो उसके साथ क्या होगा, लड़की यदि वर्जिनिटी होगी तो उसके साथ क्या होगा, पहली रात जब होगा, शादी का पहली रात, तो चादर क्या होगा, खून से धब्बा हो जाएगा। चादर क्या होगा, खून से धब्बा से भर जाएगा, ठीक है। जरूर लगेगा चादर की दाग जरूर लगेगा, खून का धब्बा जरूर लगेगा। भला कोई क्यों, भला कोई पूछे ऐसा क्यों होगा, तो हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि इसका जवाब ये मिलेगा कि हाइमेन टूटता है तो ब्लीडिंग होती है। क्या, हाइमेन टूटता है तो ब्लीडिंग होती है। लेकिन ये हाइमेन आखिर क्या होता है और क्यों होता है, इस टॉपिक पर बात करते हैं। आखिर ये हाइमेन होता क्या है और क्यों होता है। तो बता दें कि स्त्री जनन तंत्र के बाह्य जननेंद्रिय जो है उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है, यानी कि योनि के नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हाइमेन कहा जाता है। यहाँ इसे हाइमेन कहा जाता है। यह क्या होगा, यह एक इलास्टिक टिश्यू का बना होता है। किसकी, इलास्टिक टिश्यू की। फिर बात करते हैं यह टूटता कैसे है, ठीक है। तो यह लोगों का यह कहना है कि जब लोग पहली सेक्स करते हैं तो इसके दौरान ये टूट जाता है। तो इसको गलत तरीके से करने से किया जाता है। क्या, जब लोग गलत तरीके से सेक्स करते हैं तब ये टूटता है, ऐसा नहीं। और ऐसा कई प्रकार से टूट सकता है, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, कोई लड़की एक्सरसाइज कर रहा हो तब भी टूट जाएगा, या फिर घुड़सवारी कर रहा हो, या फिर साइकिल चला रहा हो, ठीक है, साइकिल चला रही हो, सब लिखे हैं। खेल कूद के दौरान भी ये टूट सकता है। तो इससे यह आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि लड़की का हाइमेन शादी के पहले टूटा है, इसका मतलब वो सेक्स करा चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये पहले भी टूट सकता है। बताए थे एक्सरसाइज के दौरान, खेल कूद के दौरान भी टूट सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो फिर बात करते हैं आखिर हाइमेन के टूटने से ब्लीडिंग क्यों होता है। हाइमेन के टूटने से ब्लीडिंग क्यों होता है, तो हाइमेन बोले तो एक क्या बना होता है, इलास्टिक टिश्यू का। उसमें जब चोट लगता है या गलत तरीके से सेक्स किया जाता है तो उससे ब्लीडिंग निकलता है, ठीक है। आगे और भी बातें करेंगे इसके बारे में। एक क्लिटोरिस के बारे में, क्लिटोरिस क्या है जिसके बारे में लोग भी शर्माते हैं बताने में। अब हम बात करते हैं औरतों के शरीर के उस अंग के बारे में जिसका नाम है क्लिटोरिस, जिसका नाम है क्लिटोरिस। औरतों के शरीर के उस अंग के बारे में जिसका नाम है क्लिटोरिस। ये क्लिटोरिस नाम लेने से भी लोग शर्माते हैं। क्या, ये नाम लेने में भी लोगों को शर्म आती है। तो हमें तो शर्म आती नहीं, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है। अब सवाल करते हैं कि क्या महिलाओं को भी ऑर्गेज्म होता है, क्या महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ऑर्गेज्म होता है। तो आप लोग बोलेंगे अगर ऐसा होता तो क्या होता,
और कैसे होता है, होता भी है तो कैसे होता है, क्योंकि औरतों के पास पुरुषों की तरह तो कुछ होता नहीं है जिसे स्टिमुलेट किया जाए और ऑर्गेनिज्म हो जाए और ऑर्गेनिज्म हो जाए, ऐसा तो कुछ औरतों के पास है नहीं। ठीक है, तो होता कैसे है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसका जवाब आता है जी हाँ, औरतों के पास भी होता है। औरतों के पास भी ऐसा कुछ अंग होता है जिसका नाम है क्लिटोरिस। उसका नाम क्या है? क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है? इसके कारण ही सेक्स करने में मज़ा या आनंद आता है। लोगों को सेक्स करने में मज़ा आता है या आनंद मिलता है। ठीक है, आप इसे बाहर से भी छू पा सकते हैं या देख पाते हैं, और अंदर से भी इसे एक्टिव या स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं और बात करते हैं कि किताबों में इसके बारे में कितना जानकारी दे होता है। तो जो अभी आप लोगों की किताबों में है, क्लिटोरिस का सिर्फ नाम हमने देखा है क्या? जो आप लोगों को किताब में दिया हुआ है, क्लिटोरिस के बारे में हम खोजना चाहें तो सिर्फ आप लोगों को किताब में सिर्फ इसका नाम मिला। कहीं कहीं पर इसका नाम मिला भी, कहीं कहीं पर नहीं भी मिला, और कहीं कहीं पर नाम मिला भी तो छुपा हुआ मिला, बहुत ही छोटे से। ठीक है, तो इसके बारे में बात की है। ठीक है, फिर बताया जाता है इसके बारे में। तो इसके बारे में क्या बताते हैं? बाहर से भी छू सकते हैं और अंदर से भी इसे छूकर स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये दिखाई कैसा देता है। ये दिखाई देता है मटर के दाने की तरह। इस तरह बाहर से मटर के दाने की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये अंदर से इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। अंदर से इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होता है। फिर जब ऑर्गेनिज्म किससे होता है? क्लिटोरिस से होता है। ये क्लिटोरिस क्या है? ऑर्गेनिज्म का एक अंग है जो कि महिलाओं में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर वेजाइना से नहीं, क्या ऑर्गेनिज्म किससे होता है? क्लिटोरिस से, वेजाइना से नहीं होता है। ठीक है, अब लगे हाथों जब क्लिटोरिस के बारे में बात कर लिए तो लगे हाथों जी स्पॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जी स्पॉट क्या है? व्हाट इज जी स्पॉट? पहले तो ये बता दें कि ये गूगल पर सर्च करने वाला या सर्च किया जाने वाला बहुत ही बड़ा शब्द है। मतलब बहुत ही बड़े पैमाने में, बहुत ही बड़े आंकड़ों में इसको सर्च किया जाता है। कहाँ? गूगल पर आज तक का सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द यही है, जी स्पॉट। तो आप लोग भी सर्च नहीं कर लेना, क्योंकि इसके भी बारे में बताते हैं क्या होता है। लोग जी स्पॉट सर्च मारते हैं गूगल पर और पता करना चाहते हैं कि जी स्पॉट क्या होता है। तो आप ऐसा गलती मत कीजिए, प्लीज़ आप सर्च मत कीजिए, हम बताते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली में जी स्पॉट कुछ होता ही नहीं है। तो फिर बात आता है कि लोग इसको सर्च क्यों मारते हैं, लोग इसके बारे में जानना क्यों चाहते हैं। तो एक जर्मन का वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, उन्होंने यह बताया था इसके बारे में कि क्लिटोरिस के अंदर ही उसमें एक अंग देखा जिसको बोल दिया जी स्पॉट। उसका नाम था, जर्मन साइंटिस्ट था तो जर्मन साइंटिस्ट था, उसी का नाम रख दिया जी स्पॉट। ठीक है, और वो भी बताया था कि वो एक ऐसा अंग है जिससे ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसको सिद्ध ही नहीं कर पाया, वो साइंटिस्ट इसको प्रूफ नहीं कर पाया, तो लोग इसको मानना छोड़ दिया। इसलिए गूगल पर भी ये चीज़ नहीं बताता, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं तो बताएगा कैसे। तो आप लोग भी सर्च मारकर बुड़बक मत बनिएगा, ऐसा नाम का चीज़ कुछ होता ही नहीं है, लोगों की भ्रम में मत आइएगा। फिर अब यहाँ तक बात हो गया, अब बात करेंगे किसके बारे में? ये बाह्य जनन इंद्रिय जो है सबका क्या होता है। ये जो बाह्य जनन इंद्रिय है, इसको जो बाहर वाला अवस्था होता है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, बड़ा वाला भाग ये जो होता है लेबिया मेजोरा बोलते हैं। बाहर से कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये दोनों क्या है? टांग है, और टांगों के बीच होता है ये स्त्री जनन तंत्र के बाह्य जनन इंद्रिय। ठीक है, और ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर वाले भाग को बोलते हैं लेबिया माइनोरा, और उसके भी सबसे अंदर वाले भाग को बोलते हैं वेजाइनल ऑफिस। क्या? वेजाइनल ऑफिस। और यहीं पर एक छोटा सा क्या होता है? हाइमेन होता है। हाइमेन के बारे में भी बात की है। हाइमेन को हिंदी में बोलते हैं योनि छिद्र, और ये कहाँ होता है? योनि के द्वार पर स्थित होता है। क्या? योनि के द्वार पर ही स्थित होता है, और बीच में होता है ये यूरेथ्रा। यहाँ से क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है, यानी कि खराब पदार्थों का बाहर निष्कासन किया जाता है। बोले तो मूत्र, यानी कि पेशाब यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। अब बात करते हैं इसी के ऊपर होता है क्लिटोरिस। हाइमेन और क्लिटोरिस के बारे में भी डिटेल से बताया, जिसका लोग नाम लेते ही शर्माते हैं। फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है
स्त्री जनन तंत्र के ऊपर वाला हिस्सा ये होता है मॉन्स प्यूबिस। क्या कहलाता है? मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पर बहुत ही कोमल कोमल बाल भी होते हैं। क्या यहाँ पर हेयर भी पाए जाते हैं? क्या हेयर, यहाँ पर हेयर भी पाए जाते हैं, बाल, मॉन्स प्यूबिक्स वाले रीजन में। क्योंकि ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म जुड़ा किससे होता है? प्यूबिक सिम्फेसिस से जुड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो लेबिया माइजोरा है किससे बना होता है? उत्तकों का एक मांसल फोल्ड है। क्या है? उत्तकों का एक मांसल फोल्ड है। हालांकि जो भी इसमें है सब तो उत्तक का ही बना होगा। ये भी एक उत्तक का मांसल फोल्ड है। ठीक है, ये भी उत्तक का मांसल फोल्ड है। और इसी में क्या किया जाता है? पेनिट्रेट किया जाता है और लोग आपस में एक दूसरे के आपस में सेक्स करते हैं। ठीक है, इसी दौरान इस जो क्रिया होता है इसी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, फिर बात करते हैं ये जो मॉन्स प्यूबिस है ये किसका बना होता है? वसामय उत्तक से। किस उत्तक से? वसामय उत्तक से। मेनली सब क्या उत्तक का ही बना होता है, टिश्यू का ही बना होता है। फिर अब बात करेंगे वो उस भाग का जिसका नाम है मैमरी ग्लैंड। क्या? मैमरी ग्लैंड, बोले तो हिंदी में स्तन ग्रंथि। अब हम बात करते हैं महिलाओं के मैमरी ग्लैंड के बारे में, यानी कि स्तन ग्रंथि के बारे में। ये स्तन ग्रंथि में ही क्या होता है? मिल्क का निर्माण होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो अभी इसमें भी क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग होता है, यानी कि बच्चों को दूध पिलाया जाता है, फीडिंग कराया जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, एक बीमारी भी होता है ब्रेस्ट में जिसे कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। हाल ही में तारिका कश्यप एक नई किताबों में तारिका कश्यप एक नई किताबों को लेकर एक इंटरव्यू दिया। क्या? एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने यह बताया कि कैसे वो माँ बनने के बाद ब्रेस्ट को मिल्क पंप करके रखती थी, ब्रेस्ट से मिल्क पंप करके रखती थी ताकि तारिका कश्यप कहीं भी चला जाए, ताकि माँ कहीं भी चला जाए तो बच्चे को माँ का दूध हमेशा मिलते ही रहे। ठीक है, तो बच्चे के पास माँ का दूध हमेशा बना रहे, इसलिए ये क्या करती थी? ब्रेस्ट से क्या करती थी? मिल्क को पंप करके रखा करती थी। लेकिन उस जो रखा करती थी, उस मिल्क पंप करके रखा करती थी, उसे आयुष्मान हीरो जो है आयुष्मान, वो क्या करते थे? अपने उसी मिल्क को प्रोटीन शेक में मिला करके पी जाया करते थे। तो फिर अब बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि स्तन ग्रंथि के बारे में। बच्चे तक दूध पहुँचे इससे पहले आयुष्मान उसको क्या करते थे? पी जाते थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बताते हैं जब बच्चा इस दुनिया में पहली बार आता है तब उसे पता कैसे चलता है? तब इसे पता कैसे चलता है कि हमें सबसे पहले दूध की ज़रूरत है और वो कहाँ से मिलने वाला है? तो फिर बात करते हैं जिस तरह से ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके बाहरी स्ट्रक्चर को कहते हैं निपल, यानी कि इसी को बोलते हैं निपल। ये कैसा होता है? इसका कलर होता है डार्क ब्राउन कलर। कैसा? डार्क ब्राउन होता है। जिस तरह से फूलों के बीच से सूर्यमुखी देखा है, उसके बीच में क्या होता है? भूरा रंग का होता है। वो क्या करता है? भौरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, भौरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी प्रकार से ये जो महिलाओं का स्तन ग्रंथि है उसमें जो ये एरियोला है, एरियोला वाला भाग वो भी डार्क ब्राउन होता है। और वो क्या करते हैं? ठीक इसी प्रकार गहरा रंग ये बताता है कि नवजात शिशु को दूध कहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, इस छोटे से बच्चों को यह पता चल जाता है कि यहाँ से दूध मिलने वाला है। लेकिन जब बच्चा आता है इस दुनिया में तब तो उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, खास करके वो रंग तो और भी नहीं पहचान पाता है। जब बच्चा इस दुनिया में पैदा लेता है, नया बच्चा होता है, वो सिर्फ रोशनी और अंधेरों में ही अंतर कर पाता है। फिर जो बच्चा को दूध मिलता है, माँ अपनी दूध पिलाती है बच्चे को, पहला दूध, उसमें क्या होता है? बहुत ही मात्रा में कोलेस्ट्रम होता है। क्या? कोलेस्ट्रम। ये बहुत ही गाढ़ा होता है। क्या? बहुत ही गाढ़ा होता है, जो बच्चे के लिए 1 चम्मच ही काफ़ी है। बच्चे का पेट भरने के लिए 1 चम्मच ही माँ का दूध काफ़ी है। तो जिस तरह से बच्चे दूध पीते जाता है उसी प्रकार से बच्चों को ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है। तो उसी तालमेल में माँ के ब्रेस्ट में उसी अनुसार दूध बनते रहता है। ठीक है, फिर अब उसकी बात करते हैं कि ब्रेस्ट में यानी कि मैमरी ग्लैंड में कहाँ दूध बनता है, कैसे बनता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। पहले तो बात करते हैं ये पुरुषों में भी पाया जाता है और महिलाओं में भी पाया जाता है ये जो ब्रेस्ट है, लेकिन पुरुषों में एक्टिव नहीं होता है। तो ये जो ब्रेस्ट है किसकी पहचान है? स्तनधारी महिलाओं की एक पहचान भी है। ठीक है, महिलाओं में भी ये एक्टिव होता है, महिलाओं में ही, पुरुष में एक्टिव नहीं होता है।
मान लो ये पुरुष में एक्टिव तो नहीं होता लेकिन मेल में बड़ा हो गया तो उसको बोलते हैं गनाइकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं? गनाइकोमेस्टिया। कोई कोई मेल में भी ये डेवलप कर जाता है लेकिन एक्टिव तो नहीं होता है। फिर इसके स्ट्रक्चर को बात कर लेते हैं। ये छाती पे मौजूद होता है और एक जोड़ा होता है। कितना? एक जोड़ा यानी कि दो। ये दोनों छाती पर मौजूद होता है, ठीक है। और ये जो छाती पर मौजूद होता है, छाती में क्या होता है? रिब्स होता है यानी कि पसली होता है। ये पसली के बीच यहाँ पर ये मसल है, इसी को बोलते हैं पेक्टोरिल्स मेजर मसल। क्या? पेक्टोरिल्स मेजर मसल। पेक्टोरिल्स मेजर मसल। ये रिब्स के बीच जो मसल पाए जाते हैं इसको बोलते हैं पेक्टोरिल्स मेजर मसल। और ये सब क्या है? ये रिब्स दिख रहा है, इस तरह से रिब्स होगा चारों ओर, ठीक है। और इसमें क्या होता है? बहुत सारा फैट भी होता है। क्या? बहुत ही फैट और मांसल स्ट्रक्चर है। क्या? मांसल संरचना है। इसके अंदर 15 से 20 लोब दिखते हैं। कितने? 15 से 20 लोब। ये जो दिख रहा है ना, ये 15 से 20 होते हैं। कितना? 15 से 20। इसको बोलते हैं मेमोरी लोब। क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब। और ये मेमोरी लोब के अंदर मेमोरी एल्वेओलस होता है, मेमोरी कुपिका होता है। इसी के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। और मिल्क का फॉर्मेशन किस हार्मोन के द्वारा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। किस द्वारा? प्रोलैक्टिन। जब पीयूष ग्रंथि प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज करता है यानी कि स्रावन करता है, तभी इसमें मिल्क का निर्माण होता है यानी कि फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये जब इसमें मिल्क बनता है तो ये बाहर एक नली में खुलता है जिसे बोलते हैं मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट। और ये मेमोरी डक्ट आगे जाकर एक फूला हुआ भाग में खुलता है, बड़ा हुआ फूला हुआ भाग में, उसे बोलते हैं एम्पुला। क्या बोल देंगे? एम्पुला। फिर ये एम्पुला एक पतली सी नली से निकलती है जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से ये निपल के सहारे बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से मिल्क का निर्माण यहाँ पर होता है और इस तरीके से बाहर निकलता है। ये सीक्वेंस भी पूछता है, ठीक है। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर लास्टली क्या होता है? निपल से मिल्क बाहर निकल आता है, ब्रेस्ट से मिल्क बाहर निकल पाता है और बच्चे को मिल्क मिल जाता है। और माँ बच्चे को अपने क्या करती है? दूध, मिल्क यानी कि फीडिंग कराती है, ठीक है। फिर बात आता है किसी माँ में तुरंत बच्चा हुआ और मिल्क बना भी नहीं। कोई कोई माँ में ऐसा होता है कि मिल्क नहीं बनने का केस आता है, तो उसको कौन सा मिल्क दिया जाए? तो गांव देहात में राय दिया जाता है कि इसको बाहर का दूध लगा दिया जाए, यानी कि गाय का दूध लगा दिया जाए माँ में अगर जो कम बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। उस बच्चे को बिल्कुल ही माँ का दूध ही चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा? एक होता है ब्रेस्ट पंप मिल्क, बैंक में जमा किया जाता है। कहाँ? बैंक में से जमा भी किया जाता है, उस बैंक से खरीद कर उस बच्चे को पिलाया जाता है। ऐसा तो इधर नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं। इस तरीके से क्या होता है? ब्रेस्ट में मिल्क का निर्माण होता है और बच्चे को पिलाया जाता है, ठीक है। फिर ये हो गया स्त्री जनन तंत्र के पूरा पाठ खत्म। आगे किसकी बात करेंगे? युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन के बारे में, गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ये हमारा रहेगा अगला टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।